मार्केट नीचे आ रही होती है, क्या जो कॉर्पोरेशंस हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज, उनके प्रॉफिट्स कम तो नहीं हो रहे? हाँ, अगर उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, देन देयर इज समथिंग टू कंसिडर। आपको फिर पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं, फिर आपको टी बिल्स वगैरह में, जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा बेहतर मिल रहा होता है, आपको वहाँ पे रखना चाहिए। जब भी आप किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना चाहे, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको आपने मद्देनजर रखना होता है, और ये हर कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। स्टॉक मार्केट की जो वैल्यूएशन थी वो इतनी सस्ती हो चुकी हुई थी, इसका मतलब ये है कि ओवरऑल मार्केट तो नीचे आ रही थी, लेकिन जो कंपनीज उसके बैक एंड पे थी वो प्रॉफिट्स बना रही थी, अर्निंग्स बना रही थी कि आगे आने वाले वक्त के अंदर इंटरेस्टेड मजीद कम हो सकते हैं, और जब कम होंगे तो आपके लिए और इंडिकेशन अच्छी है। अगर आप ये चाहते हो कि भाई मैंने एक पैसिव इनकम बनानी है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर उसके लिए आपको फंडामेंटल्स का पहले लेना चाहिए कोर्स, और फिर आपको टेक्निकल्स का बाद में लेना चाहिए। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जेन में होता है हर बंदे के कि ओवरऑल भाई आज के दिन इन्वेस्टमेंट लगाएं और कल को ये 6x हो जाए, 10x हो जाए, ऐसे नहीं होता। नॉर्मली कोई भी स्टॉक परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके बैक एंड पे कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होती है। कंपनी अगर अच्छी है तो आप ये मिस्टेक क्यों करते हो कि उसको बेच दो? अगर उसमें कुछ सिनेरियो नजर आ रहा है कि बिजनेस चेंज होने वाला है, देन दैट आई थिंक कि थोड़ा सा आपको वहां पे पेशेंस रिक्वायर्ड होता है। फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जब आप कंबाइन कर लें, दैट कुड बी अ किलर कॉम्बिनेशन। अस्सलाम वालेकुम अमार भाई, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम खिजर भाई, क्या हाल चाल आपका? ठीक है। अल्लाह का शुक्र है अमार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। अमार भाई, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो पाकिस्तान में मैं देखता हूँ इकोनॉमी पे लिखते हैं या इकोनॉमिस्ट हैं, वो आइदर लम्स से पढ़े हुए हैं या आईबीए से। सो आपने भी माशाल्लाह लम्स से ग्रेजुएशन किया है और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से भी आपने पढ़ा है। सो मैं जानना चाहता था कि इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में क्या स्पेशल है? अच्छा, so I graduated back in 2011 from LUMS in economics and mathematics, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ जिनीवा से स्पेशलाइजेशन की थी इन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। सो इट वाज एन ऑनलाइन स्पेशलाइजेशन। अच्छा, इसमें अगर इंस्टीट्यूशन वाइज अगर आप देखें तो बैक इन द डेज जब मैं आई वाज ग्रेजुएटिंग, तो लम्स आई थिंक इन बिजनेस कैटेगरी इन पाकिस्तान नंबर 1 पे था। आईबी आई थिंक वाज नंबर 2। लेकिन आजकल पता नहीं अब क्या सीन है, ये ना हो कि हमारे जो कमेंट्स है उसमें लम्स वर्सेस आईबी सीन चल रहा हो। पॉइंट बीइंग के टॉप 3 के अंदर ये दोनों इंस्टीट्यूशंस थे इन बिजनेस कैटेगरी। और मेरी टीम जो है, जो फाइनेंस की टीम है सरमाया, वहां पे भी सारे जो है मोस्टली आईबीए ग्रेजुएट्स हैं। सो ये दोनों इंस्टीट्यूशंस आर वेरी वेल इक्विप्ड। अगर आप ओवरऑल कभी यहाँ कैंपस में किसी का विजिट भी हुआ हो तो आप देख सकते हो कि बहुत जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। सीन ये है कि ओवरऑल अगर आप देखें एकेडमिकली, बोथ इंस्टीट्यूशंस आर प्रिटी गुड। आपके जो कंटेंट होता है, जो आपका मेजर्स होते हैं, उसमें द प्रोफेसर्स आर वेरी वेल एजुकेटेड, और बहुत जबरदस्त आप लोगों को एक पूरे सिस्टम्स के थ्रू आपको एजुकेट करते हैं। एंड जो ओवरऑल आप देखो कि सिर्फ ये नहीं है कि एकेडमिक्स होती है, साथ साथ आपकी जो एक्टिविटीज होती हैं वो काफी ज्यादा हैं। ये नहीं कि स्पोर्ट्स है, उसके अलावा आपके काफी ज्यादा सोसाइटीज बनी होती हैं जहाँ पे फाइनेंस सोसाइटी के अलग, आपकी इकोनॉमिक सोसाइटी के अलग है, ऑन्टरप्रनोरशिप की सोसाइटी अलग है। सो बेसिकली जब आप कोई भी स्टूडेंट जो होता है अगर इन फेजेस से गुजरता है, उसको सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, साथ साथ सोशल एक्टिविटीज हैं उसमें भी पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, तो ही ग्रूम वेरी वेल। तो ये सिचुएशन थी बैक इन द डेज। लम्स के अंदर भी उस टाइम भी काफी ज्यादा था, और अभी भी सीन बहुत ज्यादा है। जब इंसान एक ऐसे इन एनवायरनमेंट से गुजरता है तो वो एक बहुत पॉलिश हो जाता है। एंड आई थिंक कि मुझे इस चीज का बहुत बेनिफिट मिला था कि मैं एकेडमिक्स के साथ साथ इन चीजों के भी ऊपर मेरा काफी फोकस था, स्पोर्ट्स के अंदर भी काफी फोकस था। उससे मुझे थोड़ा सा ये होता है कि डाउन द लाइन प्रोफेशनली एक एंथुजियाज्म पैदा हो जाती है, और जिसकी बेस के ऊपर आगे आपको दिल करता है कि यार मैं कुछ ना कुछ मैं इसके अलावा करूं जब भी मैं बिजनेस में आऊंगा, या आगे जो भी कोई मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का काम करना है। सो वही चीज आप लोगों की बैक एंड पे जो वर्किंग हुई होती है, जो एनवायरनमेंट मिला होता है, आप फोकस करते हो कि डाउन द लाइन प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी मैं
उसी तरीके से अप्लाई करूँ। अमर भाई, आपने कैपिटल मार्केट्स को कैसे चूज किया एज अ फुल टाइम करियर? अच्छा, सो बेसिकली जब ग्रेजुएशन के बाद आई जॉइन माई बिजनेस, तो बिजनेस फैमिली से पहले ही बिलोंग करता था, बिजनेस माइंडसेट था कि यार पैसे किस तरीके से बनाने हैं। सो उसमें मैंने ये देखा, जब मैं अपने वर्क प्लेस पे आया तो वहाँ पे ऑब्वियसली एक कंपनी थी, सारे एम्प्लॉयज भी थे, तो किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स को रन करना है, क्या चीज़ें जो हैं किस टाइम पे डिसीजन मेकिंग करनी है, वो सारी चीज़ें माइंड में आ रही थी। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये था कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट के अंदर भी मुझे इन्वेस्टमेंट इसलिए करनी चाहिए बिकॉज देयर आर सर्टेन बिजनेसेस आउट देयर एज वेल जो मेरे अलावा भी लिस्टेड है ऑन द पब्लिक एक्सचेंज। और अगर आप ये देखो ना कि हम सिर्फ स्टॉक मार्केट को क्या करते हैं कि ये देखते हैं यार इसमें पैसा डाल दो पैसा बनेगा, ठीक है। बैक एंड पे ये नहीं देख रहे होते कि यार देयर आर सर्टेन बिजनेसेस जो काम कर रहे हैं। अगर वो बिजनेसेस अच्छा परफॉर्म करते रहेंगे, अगर वो सेल अच्छी कर रहे हैं, अगर वो प्रॉफिट अच्छा जनरेट कर रहे हैं, कैश फ्लोज अच्छे जनरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो डाउन द लाइन वो उनको फायदा होता रहेगा। और जब वो फायदा होता रहेगा तो जाहिर सी बात है उनके स्टॉक्स जो है डाउन द लाइन परफॉर्म करेंगे। तो मेरा बिजनेस माइंडसेट था, तो उसी चीज को मैंने क्या किया, रेप्लीकेट किया इन द स्टॉक मार्केट, और उसको एज अ बिजनेस के तौर पे लिया कि मैं अपने बिजनेस के अलावा दूसरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे दोनों जगह से फायदा होगा। तो दैट इज वट इंट्रोड्यूस मी टू द स्टॉक मार्केट, या मैंने खुद से इस तरह से प्लान किया कि मैं ऐसे करूंगा। अमर भाई, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आजकल क्या हो रहा है? जो टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं, हमें लगता है कि एक डबल टॉप का ब्रेकआउट भी हो सकता है। कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं, शायद कप बना हुआ है, हैंडल बन जाए, थोड़ी सी करेक्शन आ जाए। सो आप फंडामेंटली किस तरह देखते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को एज ऑफ टुडे? अच्छा, हमेशा जेन में एक चीज को रखना चाहिए, ये दो टेक्निक्स होती हैं, फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस इज ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, द स्टडी ऑफ स्टॉक मार्केट, द स्टडी ऑफ द कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट एसेट क्लासेस, जिसमें आपकी फॉरेक्स मार्केट भी आ सकती है, जिसमें आपकी इवन क्रिप्टो भी अब आ सकती है, और आपकी जो स्टॉक मार्केट है वो तो इंक्लूडेड है। इसके अलावा फिक्स इनकम जो होती हैं, टी बिल्स वगैरह, इनका सबका आपस में कॉम्बिनेशन होता है। दूसरे एंड पे जो टेक्निकल एनालिसिस जो आप बात करें, इट्स ऑल अबाउट द स्टडी ऑफ चार्ट्स। तो चार्ट्स आपको बेसिकली बता रहे होते हैं कि इस टाइम प्राइस की मूवमेंट कहां जा रही है, ठीक है। सो दोनों का कनेक्शन अगर आप बना लो कि एक आप बिजनेस वाइज देख रहे हो, फंडामेंटल वाइज देख रहे हो कि इकोनॉमी के तहत या बिजनेस एनवायरनमेंट के तहत ये कंपनी एक अच्छी है, और उसको आप प्राइस के साथ एडजस्ट कर दो कि भाई अगर वो अच्छी कंपनी है या इकोनॉमी के तहत जो है उसको एक बेनिफिट मिल रहा है, तो हो सकता है कि टेक्निकल एनालिसिस जब आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे तो आपके जो गेन्स हैं वो एक्सपोनेंशियल हो जाए। बल्कि मैं इसको ये कहता हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जब आप कंबाइन कर लें, दैट कुड बी अ किलर कॉम्बिनेशन। अच्छा, फंडामेंटली अगर आप पिछले 1-1.5 साल से देखेंगे तो पाकिस्तान के आपने स्टॉक मार्केट के देखें, रिकॉर्ड हाइज बने हैं, ठीक है, 100% से ज्यादा रिटर्न बने हैं। दिस इज फिनोमिनल। पहली बात यह है कि दुनिया में बहुत कम मार्केट्स ऐसी होती हैं कि बहुत इतनी जबरदस्त परफॉर्म कर जाए इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। अब सिनेरियो ये है कि हमारे एंड पे यहाँ पे लोग ये समझ रहे हैं कि भाई हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन आपकी स्टॉक मार्केट ऑन दी अदर एंड ये कह रही है कि भाई हालात अच्छे हैं। मतलब स्टॉक मार्केट तो ये इंडिकेट कर रही है ना कि हालात अच्छे, तभी लोग पैसा डालते हैं उसमें। अच्छा, अब 1-1.5 साल में हुआ क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस हम ये देख लेते हैं। 1-1.5 साल में आपके जो हालात डिफॉल्ट वाले पहुंच चुके हुए थे कि आपके पास पैसा खत्म हो चुका हुआ था। अब डिफॉल्ट का सीन क्या होता है कि बेसिकली अगर आप एक ऐसा कंट्री जो कि फाइनेंशियली चल रहा हो और उसने टी बिल्स के तहत पैसे रेज किए हो, और एक टाइम आ जाए कि उसके पास पैसे ना रहे रिजर्व्स के अंदर कि वो अपनी पेमेंट अदा करे, तो उसको और एक टी बिल के ऊपर या आपका जो बॉन्ड होता है उसकी अगर आप पेमेंट ना दे पाए तो उसको कहते हैं डिफॉल्ट होना। तो पाकिस्तान के हालात काफी हद तक ये आ चुके हुए थे। लेकिन हुआ ये कि पहले भी हिस्टोरिकली भी 1999 में भी यही हुआ था, पाकिस्तान के सिमिलर हालात हुए थे और आईएमएफ की तरफ से आपको पैसे मिल गए थे। और इस दफा भी जब आपको आईएमएफ की तरफ से पैसे रिलीज हुए तो आपकी जो मार्केट वैल्यूएशन थी, यानी कि आप ये देखो कि एक लेट्स सपोज अगर आप कोई रियल एस्टेट लेने जाते हैं और आपको लगता है कि एक प्लॉट जो है 5 करोड़ रुपए का है, और एक टाइम आता है कि वह आपको उसी प्लॉट की कीमत 1 करोड़ रुपए मिल रही होती है, तो आपको तो लगेगा ना यार कि ये तो बहुत सस्ते रेट पे आया हुआ है, तो मैं इसको खरीद लूं, चाहे ये 1 करोड़ से 50 लाख पे भी आ जाएगा, लेकिन इसकी ऑल टाइम जो प्राइस थी वो 5 करोड़ थी, तो ये कम से कम 2-3 करोड़ तो जाएगा। तो इस तरीके से स्टॉक मार्केट की जो वैल्यूएशन थी वो इतनी सस्ती हो चुकी हुई थी। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल मार्केट तो नीचे आ रही थी, लेकिन जो कंपनीज उसके बैक एंड पे थी वो प्रॉफिट्स बना रही थी, अर्निंग्स बना रही थी। जब अर्निंग्स बनाएंगी तो और उसके साथ आपके कुछ ट्रिगर्स आते हैं
इसको कहते हैं ट्रिगर। सो IMF की तरफ से जब आपको पैसे मिल गए, सो दैट वाज अ बिग बूस्ट या बिग ट्रिगर फॉर द इकोनॉमी, और उसके बाद अगर आप मार्केट को देखो तो 100% वो परफॉर्म किया। ठीक है, हमने पाकिस्तान प्रोफाइल पे एक पॉडकास्ट की थी यहाँ दुबई में स्टूडियो में। सो आई वुड हाईली रिकमेंड द ऑडियंस टू वॉच दैट पॉडकास्ट। मैं आपसे जानना चाहता था कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो हर इन्वेस्टर को फॉलो करने चाहिए टू ट्रैक द इकोनॉमी, टू ट्रैक द पाकिस्तान स्टॉक मार्केट, और स्पेशली बूम एंड बस्ट साइकिल जो पाकिस्तान के मशहूर हैं, नोटोरियसली मशहूर हैं। बहुत सारे लोग मैसेज करके पूछते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं 20 साल के लिए रख सकता हूँ या इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और मेरा तो ज़ाती मशवरा होता है कि आपको बूम एंड बस्ट साइकिल को फॉलो करना चाहिए और उसी हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट्स को शफल करना चाहिए। तो कौन से इंडिकेटर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक, एक ज़रा पाकिस्तान प्रोफाइल पे हमें 101 दे दें। अच्छा, सो बेसिकली जो लास्ट टाइम हमने एक साल पहले पॉडकास्ट की थी, आई कवर्ड पाकिस्तान प्रोफाइल, और ये अगेन जो आपने भी खिजर भाई सरमाया की जो फाइनेंशियल फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट की ट्रेनिंग ली हुई है, उसमें मैंने एक लेक्चर कवर किया था, दैट वाज बेस्ड ऑन कंट्री प्रोफाइल। सो ये एक सिर्फ पाकिस्तान की प्रोफाइल नहीं, ये कंट्री प्रोफाइल है। सो बेसिकली जब भी आप किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, जिस इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट करना चाहे, उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसको आपने मद्देनजर रखना होता है, और ये हर कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सो अगर पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं तो सबसे पहले व्हाट वी हैव टू लुक एट इज कि इकोनॉमी आपकी चलती किस तरीके से है। तो इकोनॉमी के तहत जब भी आप देखो सेंट्रल बैंक कोई भी पॉलिसी लाता है तो वो दो चीजों को मद्देनजर रखता है। नंबर वन आपकी अनएम्प्लॉयमेंट, एंड नंबर टू आपकी इन्फ्लेशन। अगर आपकी इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, साथ में अगर आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाए, तो सेंट्रल बैंक उसको थोड़ा सा रोकने की कोशिश करता है। वो रोकने के क्राइटेरिया क्या होता है कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, चाहे शरह सूद को बढ़ा दो। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने से क्या होगा कि आपकी जो इन्फ्लेशन, महंगाई बड़ी तेजी से ऊपर गई होगी, वो थोड़ा थोड़ा सा रुकना शुरू हो जाती है। और रुकने की वजह ये होती है कि आपके जो बैक एंड पे जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, वो क्या करेंगे, वो लोन्स नहीं लेंगे। वो कहेंगे कि भाई हमने 2-3 साल बड़ा अच्छा काम किया है, और अब जो है चूंकि बैंक से लोन लेना वो महंगा हो गया है, तो हम यही करते हैं, बजाय इसके कि बैंक को इतना ज्यादा प्रॉफिट दें, हम इस साल प्रोडक्शन थोड़ी कम करेंगे। जब प्रोडक्शन आप कम करते हो तो उससे होता क्या है कि डिमांड कम होना शुरू हो जाती है उस प्रोडक्ट की, और होगा ये कि आहिस्ता आहिस्ता आपका साइकिल थोड़ा सा स्लो, बिजनेस साइकिल थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो ये इकोनॉमी साइकिल को अगर आप जब समझ लें तो ये इसमें 4-5 फैक्टर्स होते हैं, जिसमें एक नंबर वन इन्फ्लेशन, महंगाई आती है। नंबर टू आपका इंटरेस्ट रेट आता है, ठीक है। नंबर थ्री आपकी बॉन्ड्स की यील्ड्स आती हैं, बॉन्ड की जो ओवरऑल जिस यील्ड के ऊपर, जिस नंबर के ऊपर गवर्नमेंट पैसे रेज कर रही होती है, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड यील्ड्स, ठीक है। फिर आपका करंट अकाउंट आता है, फिजिकल अकाउंट आता है, और आपके टोटल रिजर्व्स आते हैं। तो इनको वन बाय वन देख लेते हैं। अच्छा, पहली बात तो है कि इन्फ्लेशन अगर आप एक डेढ़ साल पहले पीछे चले जाएं तो दैट वाज अराउंड 40%, ठीक है। इस टाइम पे जो आपकी महंगाई है, दैट हैज कम डाउन टू सिंगल डिजिट आफ्टर आई थिंक 2 years के बाद ये तकरीबन 9% के पास आ गई है, और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 1-2 महीने के अंदर ये 7-6% पे भी आ जाएगी। सो दैट इज अ वेरी बिग पॉजिटिव इंडिकेशन फॉर पाकिस्तान कि आपकी इन्फ्लेशन जो है 2 साल के बाद इन लेवल्स पे आ गई है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट को अगर आप देखा जाए तो शरह सूद अभी रिसेंटली भी गवर्नमेंट ने 2% और मजीद कम किया है। 200 बेस पॉइंट अगर आप कम करने के बाद दिस इज अराउंड 17%, जो कि पहले बहुत ज्यादा ऊपर था। दिस इज अगेन अ गुड इंडिकेशन फॉर बिग कॉर्पोरेशंस एज वेल, कि कंपनीज जो है अब सही अच्छे रेट पे इंटरेस्ट उठा सकती हैं, बैंक से लोन ले सकती हैं। अभी इट्स अ फर्दर, इसमें और भी गुंजाइश है। अगर रियल इंटरेस्ट रेट को देखा जाए तो ये तकरीबन 8% के पास अभी मार्जिन है। रियल इंटरेस्ट रेट कहा जाता है कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का जो डिफरेंस होता है, यानी कि अभी इस टाइम अगर आपकी इन्फ्लेशन लेट्स सपोज 19% है और आपका इंटरेस्ट रेट 17% है, तो दिस इज अ गैप ऑफ 8%। नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर ये सारा गैप जो होता है वो 0% के पास होता है। थोड़ा सा फर्क होता है, 1+1 या +2 मैक्सिमम, लेकिन अभी बहुत बड़ा गैप है। इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले वक्त के अंदर इंटरेस्ट रेट मजीद कम हो सकते हैं, और जब कम होंगे तो आपके लिए और इंडिकेशन अच्छी है। तो ये तो दो चीजें होंगी, आपकी इन्फ्लेशन भी नीचे होगी, इंटरेस्ट रेट भी नीचे होगे। करंट अकाउंट अभी रिसेंटली जो आपका आया, दैट वाज सरप्लस। करंट अकाउंट किस चीज को कहते हैं कि आपकी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, और ओवरऑल अगर आप किसी कंट्री की भी देखें तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को या तो बराबर होना चाहिए
या तो कम से कम थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए एक्सपोर्ट्स की तरफ, ताकि आपके जो मुल्क के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो जो भी प्रोडक्ट बना रही हैं वो एक्सपोर्ट कर सके, ठीक है। अच्छे रेट्स पे करेंगे, अगर अच्छी करेंसी की वैल्यूएशन है उनके लिए फायदा है तो वो एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी आएगी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है करंट अकाउंट का। रिसेंटली जो पाकिस्तान की करंट अकाउंट सरप्लस आया, रिसेंटली जो इस मंथ के अंदर आया, दैट इज नॉट बिकॉज कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है, हमारी रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं। सो रेमिटेंसेस को अगर आप एक्सपोर्ट के अंदर भी ऐड करके फिर आप इंपोर्ट के साथ देखेंगे तो इस दफा जो है हमारी करंट अकाउंट सरप्लस आई है। और उम्मीद है कि आगे जाके भी जिस तरीके से गवर्नमेंट थोड़े बहुत एक्शंस ले रही है, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ भी गवर्नमेंट का रुझान हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि आप पे ऑयल का बिल वगैरह कम होगा, तो इससे क्या होगा कि आपकी इंपोर्ट के चीजें भी कम होंगी। तो अगर ये सारी चीजों को कंबाइन कर लें, सो करंट अकाउंट जो है दैट इज अगेन इन अ पॉजिटिव टेरिटरी। तो ये तीन चीजें हो गई हमारी जो कि इस टाइम बहुत जबरदस्त जा रही हैं। फोर्थ है हमारी फिजिकल अकाउंट। तो अभी रिसेंटली आप देख लो कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कोशिश करी है टैक्स को इकट्ठा करने की, लोगों की सिम बंद हो रही है। सो करंटली मेरी फैमिली मेंबर्स में भी 2-3 लोगों की सिम बंद हुई है, तो तब जाके उन्होंने टैक्स में अपने टैक्स नेट में लाए अपने आप को। तो ये अगेन गवर्नमेंट की तरफ से आपको डंडा है, डंडा मिला हुआ है कि भाई आपको ये काम करना ही करना है। जाहिर सी बात है, हम आराम से नहीं मानते, टैक्स देना चाहिए, हर सिटीजन की जिम्मेदारी है। तो जब टैक्स बढ़ेगा तो आपका फिजिकल अकाउंट भी बढ़ेगा। सो दिस इज द फोर्थ थिंग। फिफ्थ थिंग इज के आपके रिजर्व जो हैं वो भी काफी हद तक ऊपर आ चुके में हैं। अभी इस टाइम जो है आई थिंक 14 बिलियन डॉलर्स जो हैं स्टेट बैंक के पास और कमर्शियल बैंक्स को मिला के आपके रिजर्व्स पड़े में हैं। अभी रिसेंटली जो आपके रिजर्व्स थे वो तकरीबन 5 बिलियन तक जा चुके हुए थे 1.5 साल पहले, जब आपकी डिफॉल्ट की बातें हो रही थी। तो रिसेंटली इट हैज गॉन अप। अच्छा, जो लास्ट चीज है आई थिंक इसको ज्यादा हमें कंसिडर करना चाहिए, वो ये है ऑयल का रेट्स। हमें ये भी ये देखना चाहिए कि ओवरऑल आपके कंट्री के अंदर जो इन्फ्लेशन आती है वो किस चीज से आ रही है। तो इन्फ्लेशन हर कंट्री की डिफरेंट होती है। कभी किसी का ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत होती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आज से 2 साल पहले हमारी जो इंपोर्ट्स थी वो इतनी ज्यादा थी कि एक्सपोर्ट्स की डबल से भी ज्यादा हमारी इंपोर्ट होती थी, और सिर्फ ऑयल का जो बिल था वो ही एक्सपोर्ट से ज्यादा था। एक्सपोर्ट से भी आई थिंक 1.5 टाइम ज्यादा था। तो ऑयल अगर आप पिछले देखें 2022 में बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा था, और यही वजह थी जो हमारे पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारे रिजर्व्स कम हुए थे और जो हमने करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वो भी इसी वजह से था कि हम ऑयल की पेमेंट अदा कर रहे थे रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। और पाकिस्तान के अंदर ये जो आप कह लेंगे, मैं इसको तो कार्टून नेटवर्क कहता हूँ, कि पॉलिटिक्स के अंदर जो चीज चल रही थी आपस में कि नून लीग पीटीआई जा रही थी और नून लीग आ रही थी। पीटीआई में जाते जाते इमरान खान ने अपना जो रेट है 160 रुपीज का, उस टाइम पे पेट्रोल की कीमत थी 150 रुपीज करके चले गए थे। उस टाइम पे 150 रुपीज का कॉस्ट कर रहा था आपको ऑयल। विद इन 1 वीक या 2 वीक्स आपको ऑयल जो था पाकिस्तान को 210 रुपए का मिल रहा था, और हम पाकिस्तान के अंदर वो 150 रुपए का बेच रहे थे। तो जब आप 210 रुपए का ऑयल पड़ रहा है तो 60 रुपीज का जो मार्जिन है वो गवर्नमेंट अपनी जेब से दे रही थी और वो रिजर्व यूज कर रही थी। तो वहां पे पूरी गवर्नमेंट के रिजर्व यूज हुए। पूरी इकोनॉमिस्ट जो थे वो इस चीज पे लगे हुए थे कि आपको ये चीज नहीं रखनी चाहिए, आपको 210 रुपए का पेट्रोल कर देना चाहिए, कल को ये बहुत ज्यादा हिट होगी। और यही हुआ कि रिजर्व हमारे इतने नीचे चले गए कि हम हर बंदा ये कहना शुरू हो गया कि डिफॉल्ट होने वाला कंट्री। अब अल्लाह की तरफ से, ये मैं ये भी कहता हूं कि अल्लाह की तरफ से हुआ है कि आपके पेट्रोल की कीमतें नीचे आ गई वॉर की वजह से, वरना शायद बहुत बुरे हालात हो जाने थे पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, पेट्रोल की कीमत जो है अब उसको देख लेते हैं, ये हमारा 6 फैक्टर है। ऑयल की कीमत इस टाइम पे आफ्टर 20 मंथ्स, आई थिंक अब 20 मंथ्स के लोएस्ट पे है। और अगर पिछले साल में भी देखा जाए तो इस पूरे साल के अंदर जो हाई था उससे भी 20% नीचे ऑयल का रेट चल रहा है। तो ओवरऑल अभी गवर्नमेंट के पास एक अच्छे रेट पे ऑयल आ रहा है, और उन्होंने उसमें मार्जिन भी रखा हुआ है। और ये भी आईएमएफ की तरफ से एक कंडीशन थी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट एंड लेवी, ये पीडीएल कहते हैं, पीडीएल आपने एक मखसूस मिकदार में रखना है, एक परसेंटेज में रखना है, ताकि आपको जो है वो पैसा जनरेट हो और उसकी पेमेंट्स आप जो पेट्रोल के सर्कुलर डेप्ट में आपको देने होंगे। तो ये 6 आपका फैक्टर था जिसकी बेस के ऊपर अगर आप देखो ऑयल की प्राइस जो नीचे आई है, इसके साथ आपकी इन्फ्लेशन भी नीचे आई और फिर उसके साथ इंटरेस्ट रेट भी नीचे है। तो इस टाइम पे 1 साल के अंदर जो आप सिचुएशन ओवरऑल देख रहे हैं, ये सारे के सारे 6 फैक्टर जो हम पाकिस्तान प्रोफाइल में पढ़ते हैं,
they are all in good category. तो अमार भाई आपकी जो ये गुफ्तगू है इसका टेक अवे हम ले सकते हैं कि पाकिस्तान इज कमिंग आउट ऑफ द बस्ट फेज। आई थिंक यस, बस फेस को तो मैं ये कहता हूँ खिजर भाई कि जो आपका एक साल पहले था, जब भी जैसे ही वो जो ट्रिगर आया था आईएमएफ की तरफ से आपके रिजर्व्स बढ़ गए थे, तो तब से ही मैंने उस टाइम से कहना शुरू कर दिया था। इफ यू रिमेंबर, मेरी वीडियोस भी अवेलेबल हैं सरमाया के यूट्यूब के ऊपर। मैंने ये मेंशन किया था कि ये दिस इज द राइट टाइम कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर भी हो जाएं। तब से अगर आप देखें 100% से ऊपर मार्केट ने परफॉर्म कर लिया है, तो तभी से आपकी सिचुएशन चेंज होना शुरू हो गई थी। तो आप देखें ना, 6 फैक्टर्स हैं, उनमें से एक फैक्टर तो रिजर्व्स वाला वहीं पे आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका इन्फ्लेशन थी वो आपकी वहां से गिरना शुरू हो गई थी। 2 महीने के बाद, आई थिंक जून या जुलाई के अंदर पीरियड के अंदर, आपकी इन्फ्लेशन भी नीचे गिरना शुरू हो गई। तो सेकंड फैक्टर भी वहीं पे आना शुरू हो गया। फिर आपका करंट अकाउंट सरप्लस आना शुरू हो गया था। अगर आप देखें, गवर्नमेंट ने जितनी मर्जी ड्यूटीज बढ़ा के इंपोर्ट रोकने की कोशिश की थी, आपका करंट अकाउंट कंट्रोल कर रहे थे। तो ये तीसरा फैक्टर भी वहीं पे आना शुरू हो गया था। तो मेरे ख्याल से जो आपका बूम था, आप कह ले बस का पीरियड जो ओवर होना था, वो हो चुका हुआ था उसी टाइम से। इस टाइम पे भी ऑल कंडीशंस दैट आर करंटली राइट नाउ, ये सारी सजेस्ट ये कर रही हैं कि आपकी सिचुएशन बहुत जबरदस्त है। देयर इज नो नीड टू पैनिक। होता यह है कि स्टॉक मार्केट के ऊपर सिर्फ आपने नहीं देखना होता, आपने इकोनॉमी को देखना होता, और इकोनॉमी का अगर सिनेरियो सही हो तो आपकी स्टॉक मार्केट भी उसी की बेस के ऊपर परफॉर्म करती है। तो आई थिंक एवरी अदर फैक्टर इज गुड, देयर इज नो नीड टू पैनिक राइट नाउ। अमार भाई क्या हम कह सकते हैं कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान में ये 4 साल का एक फेज होता है बूम एंड बस्ट का? अच्छा नहीं, आई थिंक कि 4 साल कम है। नॉर्मली अगर ग्लोबल इकोनॉमीज को देखा जाए तो 7 ईयर का एक साइकिल होता है, और 7 ईयर के साइकिल के अंदर अगर आप देखो तो एक कम अज कम अगर बस्ट ना भी आए तो मार्केट एक आध साल के अंदर 20% या 30% करेक्शन लेती है। और ये अगेन दुनिया भर का रुझान होता है। आपने भी टेक्निकल्स में पढ़ा हुआ, डाउ थ्योरी के अंदर आपकी मार्केट जिगजैग करके ऊपर जाती है, हायर हाइज हायर लोज बना के, या नीचे भी आती है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज बना के आती है। तो ये मार्केट का तरीकेकार होता है। और ओवरऑल अगर आप देखें 7 ईयर्स का मेजर साइकिल होता है। पाकिस्तान के अंदर 2017 का भी जो आपका साइकिल आया था, उससे पहले अगर आप देखो तो 7 ईयर्स पहले था, ठीक है। खैर उसके बाद मार्केट जब आपकी नीचे भी आई, बीच में कोविड आ गया था। कोविड को खैर हम इसमें इंक्लूड नहीं करते, लेकिन कोविड के बाद से आपकी अच्छी खासी मार्केट रिकवर भी की है 2022 में, क्योंकि ग्लोबली सारी मार्केट नीचे आ रही थी, उसके साथ थोड़ी बहुत मार्केट नीचे आई है। लेकिन वहां पे एक चीज को मैं ये कंसिडर करता हूं कि आप ये देखें कि ओवरऑल जब मार्केट नीचे आ रही होती है, क्या जो कॉर्पोरेशन हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, उनके प्रॉफिट्स कम तो नहीं हो रहे? हाँ, अगर उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, देन देर इज समथिंग टू कंसिडर। आपको फिर पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं, फिर आपको टी बिल्स वगैरह में, जहां पे रिटर्न ज्यादा बेहतर मिल रहा होता है, आपको वहां पे रखना चाहिए। लेकिन आपकी अर्निंग्स जब ग्रो कर रही हैं, तो आपको कम से कम एक चीज, ये चीज माइंड में रखनी चाहिए कि किसी भी टाइम जब आपका कोई ट्रिगर आएगा या इकोनॉमिकली उसमें स्टेबिलिटी आएगी, तो मैं पैसा मूव करके उसमें ले आऊं। सो आई थिंक देर इज अ स्मॉलर साइकिल, बड़ा साइकिल होता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये थोड़ा बहुत पिछले 7 साल में ज्यादा साइकिल्स आ गए। हमारे भाई बहुत सारे जो न्यूबीज होते हैं वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे फंडामेंटल सीखने से स्टार्ट करना चाहिए अपनी जर्नी को, या कि टेक्निकल पहले सीखने चाहिए। सो आपके ख्याल में ये टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स में से कौन सा पहले एक न्यूबी को या नए इन्वेस्टर को सीखना चाहिए? अच्छा खिजर भाई, ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है। सो अगर ऑब्जेक्टिव आपका पहले ये है कि आप एक जॉब करने वाले बंदे हैं या बिजनेस करने वाले बंदे हैं, सो यू डोंट हैव टाइम कि आप चार्ट्स को देखें और उसके ऊपर एनालिसिस करके फिर ट्रेड लें। अगर आप ये चाहते हो कि भाई मैंने एक पैसिव इनकम बनानी है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर उसके लिए आपको फंडामेंटल्स का पहले लेना चाहिए कोर्स, और फिर आपको टेक्निकल्स का बाद में लेना चाहिए। क्योंकि एक जब आपका माइंड सेट हो जाता है कि इकोनॉमी के लिए किस तरीके से मूव करती है मार्केट, फिर आप उसके ऊपर टेक्निकल्स लगाएंगे, तो दैट इज अ किलर कॉम्बिनेशन। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आई विल सजेस्ट कि जो लोग जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है फॉर लुकिंग एट चार्ट्स, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस पहले करें। अमार भाई, व्हाट इज द सीक्रेट टू सिलेक्टिंग विनिंग स्टॉक्स? अच्छा, अब तक तो मैंने काफ़ी स्ट्रैटेजीज शेयर भी की हुई हैं, बल्कि यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट जेन में होता है हर बंदे के कि ओवरऑल भाई आज के दिन इन्वेस्टमेंट लगाएं और कल को ये 6x हो जाए, 10x हो जाए, ऐसे नहीं होता। नॉर्मली
कोई भी स्टॉक परफॉर्म कर रहा होता है तो उसके बैक एंड पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होती है, कोई ना कोई नॉलेज होती है, कोई ना कोई फंडामेंटल रीजन होती है जिसकी बेस के ऊपर कंपनी की परफॉर्मर्स बहुत जबरदस्त जा रही होती है और उसका जो रिजल्ट होता है वो आपके स्टॉक्स के ऊपर आ रहा होता है। सो बेसिकली मेरी जो स्ट्रेटजीज हैं उसमें एक तो नंबर वन आपने पहले पढ़ा हुआ है कि इन्वेस्टोजीनी का एक मैंने मॉडल बनाया था, अपने लिए भी बनाया था, और दिस वाज बैक इन जब मैंने बिजनेस कर रहा था तो मैं अपने लिए एक मॉडल डिजाइन कर रहा था जिसमें मैं बेस्ट बिजनेसेस को पिक करना चाह रहा था। और बेस्ट बिजनेसेस में अगर कुछ क्राइटेरियाज अगर देखे जाए तो उसमें सिंपल लॉजिक है, देखेंगे अगर एक बिजनेस आप कर रहे हो तो बिजनेस में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। सो इफ यू द सेल्स आपकी बढ़नी चाहिए, ठीक है, सिंपल बात है। अब सेल्स कितनी बढ़नी चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उसके अंदर एक पैरामीटर डाल दो, लेट्स सपोज जैसे मैं पैरामीटर एक डालता हूं कि भाई मुझे हर साल 15% कम से कम इस कंपनी की रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए, रेवेन्यू इससे ज्यादा बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप वो डालेंगे तो सेल्स का एक क्राइटेरिया सेट हो गया, उसमें कंपनी सारी आपकी जो 15% से कम रेवेन्यू जनरेट करेंगी वो सारी फिल्टर आउट होकर साइड पे हो जाएगी। तो 15% से जो ऊपर जनरेट करी होंगी वो आपके पास कंपनीज आ जाएंगी। इसी तरीके से मैं ये कहता हूं कि रेवेन्यू आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट होना चाहिए। इसका मतलब है कि प्रॉफिट भी कम से कम आपका 15% से ऊपर जनरेट होना चाहिए। फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन आता है आपका, ऑपरेटिंग मार्जिन आता है आपका, वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन होने चाहिए। इसी तरीके से आपका जो प्रॉफिट है कैश में कन्वर्ट होना चाहिए। यहाँ पे बहुत बड़े, यहाँ पे लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। तो जैसे सिस्टम्स जो है वो भी इसीलिए परफॉर्म नहीं कर रहा था कि आपका जो कंपनी का प्रॉफिट था वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। ऑल्दो अगर आप यहाँ पे देखिए रेवेन्यू बहुत जबरदस्त कंपनी जनरेट कर रही है, प्रॉफिट भी बहुत जबरदस्त जनरेट कर रही है, लेकिन जब आप कैश में जाते हो तो आपको नजर आ रहा है कि कैश जो है वो कुछ अरसे के लिए स्टक हुआ हुआ है। वो कहाँ पे स्टक हुआ हुआ है, दैट इज अ सेपरेट कैटेगरी। लेकिन इसमें बात अगेन जो सेकंड से थर्ड फैक्टर मैं बता रहा हूँ कि प्रॉफिट्स है आपका कैश में कन्वर्जन होनी चाहिए। जो लास्ट है वो आपका डेप्ट कम होना चाहिए, और लास्ट एक और चीज मैं कहता हूँ कैश इज किंग। सो अगर ये 5 एलिमेंट्स आपके एक बिजनेस के अंदर मौजूद हैं तो आप ये देख सकते हो कि ओवरऑल द कंपनी विल बी डूइंग वेरी वेल। अच्छा, अब इसमें कॉन्सेप्ट जो है अगेन हर चीज के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं कि कितना आपका रेवेन्यू होना चाहिए, कितना कैश में कन्वर्जन होनी चाहिए, सारी रेशियोज हैं। तो ये दिस इज वन स्ट्रैटेजी जो जिसको मैं अप्लाई करता हूँ, और ये अगेन जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, इवन आपने भी इसको यूज किया हुआ है। सो उसके तहत जो कंपनीज आपके पास आती हैं आप स्टॉक मार्केट को बीट कर पा रहे हो। ऑल्दो मेरा विजन ये नहीं था कि मैंने स्टॉक मार्केट को बीट करना है, मेरा विजन ये था कि मैंने ओवरऑल कंपनीज ऐसी सिलेक्ट करनी है जो कि उस साल के अंदर 10 बेस्ट बिजनेसेस हो, ठीक है, आउट ऑफ 100, यानी कि 10% ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस मैं पिक करूं। उसका रिजल्ट ये निकला कि मेरे पास आई वॉज बीटिंग द मार्केट, और मैं हैरान ये रह गया कि ओवरऑल यार ये इतनी छोटी चीजें होती हैं जो आप कंसिडर भी कर लो तो आप मार्केट को बीट कर सकते हो। सो दीज आर द 5 बेसिक थिंग्स जो आपको एक स्ट्रैटेजीज में देखनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा एक रिसेंट मैंने एक और स्ट्रैटेजी लोगों के साथ शेयर की है, एंड दिस इज फॉर पब्लिक एज वेल, आप लोग जाके देख भी सकते हैं। हाउ टू फाइंड एक्सप्लोसिव स्टॉक्स। सो एक्सप्लोसिव स्टॉक्स में उन स्टॉक्स को कहता हूं जो कि बहुत तेजी से परफॉर्म करते हैं। अच्छा, तेजी से परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है हर बंदे को होगा, यार आज के दिन में मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, फौरी तौर पे बढ़ना चाहिए। तो इसके पीछे साइंस और लॉजिक जो है ना उसको समझे। लॉजिक क्या है कि देखें, ओवरऑल जो एनालिस्ट होते हैं उनका काम ये होता है कि स्टॉक्स को इस तरीके से उन्होंने पिक करना होता है कि ओवरऑल दे शुड नो कि एक कंपनी कितना अर्निंग्स ग्रो करेगी इस साल के अंदर। अच्छा, ये तो हो गया एनालिस्ट की रेटिंग्स के, आपने डिसाइड कर लिया कि ये कंपनीज आ गई हमारे पास जिनकी इतनी अर्निंग्स इस साल ग्रो करेगी। अगर वो कंपनी फॉर सम रीजन इससे ज्यादा अर्निंग्स ग्रो कर जाए तो इसका मतलब है कि वो आउट ऑफ द एक्सपेक्टेशंस, अबव एक्सपेक्टेशंस ज्यादा अच्छा अपना बिजनेस में वो परफॉर्म कर गई हैं। और जब अच्छा आउट ऑफ एक्सपेक्टेशन, अबव एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म करती हैं तो उनके स्टॉक भागना शुरू कर जाते हैं, ठीक है, या ऊपर बड़े तेजी से परफॉर्म करते हैं। अच्छा, उसकी रीजन क्या होती है? मैंने जिस तरीके से इसको डिजाइन किया है, मैं ये देखता हूं कि ओवरऑल ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका वो प्रॉफिट होता है जो आपका रेवेन्यू सेल्स के बाद जो आपका जो खर्चा होता है, जिसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपका रॉ मटेरियल्स के आपने खर्चे वगैरह निकाल दिए, फिर आपने सेलिंग के जो खर्चे होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, उसके खर्चे जब आप निकाल दे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। अच्छा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट के दरमियान में दे आर सर्टन रेशियोज जो कभी कभार चेंज होती हैं। उसमें एक सबसे बड़ी रेशियो होती है अदर इनकम। अदर इनकम होती है एक कंपनी को कहीं और से पैसा आ जाए, ठीक है, अगर कहीं और से आ रहा है, वो किसी कंपनी ने कहीं डिविडेंड में इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वहां से जो पैसा आएगा वो आपके अदर इनकम में आएगा। अब यहाँ पे जेन में रखें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ अगर किसी कंपनी को अदर इनकम
शार्पली आ जाए और अबव एक्सपेक्टेशन आ जाए, कोई उसने बिजनेस बेचा, उसका पैसा आ गया, या कोई डिविडेंड किसी कंपनी का बहुत ज्यादा आ गया उसको, ठीक है, तो वो भी आपके अदर इनकम में आ जाएगा। तो क्या होगा कि आपका जो नेट प्रॉफिट होगा वो एकदम से शूट कर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वन लॉजिक। इसके अलावा जो है दो तीन होते हैं कि आपकी टैक्स के रेशियोज भी इसी के दरमियान में आते हैं। सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तहत कोई आपके मुल्क में अगर टैक्स कम हुआ है तो वो भी एकदम से आपका प्रॉफिट ज्यादा कर देगा। अगर कोई चेंजेस हुए हैं इन टैक्स लॉज, वो भी आपका प्रॉफिट ज्यादा कर देंगे। इसके अलावा जो है आपकी फाइनेंस कॉस्ट होती है, जो आपने बैंक्स को सूद देना है, तो आपने देखा 22% का इंटरेस्ट रेट था पिछले साल, इस साल जो है वो कम हुआ है। तो जब इस साल कम हुआ है तो कई कंपनीज के यहाँ पे भी फाइनेंस के जो एक्सपेंसेस है वो भी कम हो जाएंगे। तो ये जो स्ट्रैटेजी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बढ़ा है, पहला फिल्टर मैं लगाता हूं कि 20% कम से कम ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपका बढ़ना चाहिए। और नेट प्रॉफिट अगर आपका इससे भी ज्यादा बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि यू आर नाउ इन एन एक्सप्लोसिव स्ट्रैटेजी। और आपके ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अगर बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं कि आपका नेट इनकम ज्यादा बढ़ा है एज कंपेयर टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये हो जाएंगे आपके एक्सप्लोसिव स्टॉक्स। और अगर आप उसके रिजल्ट्स मैंने दिखाए थे, तो पिछले 10 सालों के अंदर हमारे जो स्टॉक्स आए थे इनके अंदर, उनका रिटर्न था 16x, 16 टाइम्स रिटर्न, वर्सेस अगर आप केएसई 100 की परफॉर्मेंस देखेंगे वो 3.5x है, यानी कि 3.5 गुना स्टॉक मार्केट बढ़ी है, और ये जो स्टॉक्स है वो 16 गुना बढ़े। सो दीज आर टू स्ट्रेटजीज जो मैं अपने लिए भी अप्लाई करता हूँ। अमर भाई, अभी रिसेंटली मैं आपकी वीडियो देख रहा था सरमाया के चैनल पे, तो आपने मेंशन किया था ऑलमोस्ट 3000 के करीब स्टूडेंट्स हो गए हैं आपके और फराज भाई के। सो आप मिलते भी रहते हैं स्टूडेंट्स से, उनका ग्रुप्स भी हैं। सो आप कौन सी कॉमन मिस्टेक्स देखते हैं कि जो हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो करते हैं गलतियां, और हम उनको किस तरह अवॉइड कर सकते हैं? अच्छा, एक तो अभी रिसेंटली जो अगर आप बैचेस को भी डालते हैं तो ऑलमोस्ट 3500 माशाल्लाह स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो गए हैं, एंड वी स्टिल हैव अ 4.9 रेटिंग ऑन ट्रस्ट पायलट, विच इज अगेन अ ह्यूज अचीवमेंट फॉर सरमाया एज वेल, सरमाया की पूरी टीम को, लईक भाई को और फराज भाई, इवन माय टीम, दैट्स अ हैट्स ऑफ टू देम एज वेल। सो ओवरऑल अगर मिस्टेक्स को देखा जाए, मेरे ख्याल से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जो फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, वो तो बहुत ज्यादा मिस्टेक नहीं कर रहे, बिकॉज उनकी ओवरऑल इकोनॉमी हमें 2-3 सालों में अगर आप देखें तो वैसे ही ऑलरेडी बहुत अच्छे टाइम पीरियड में मिल गई है। पहले जो शुरू के 2-3 बैचेस थे उनको थोड़ा सा उस टाइम इकोनॉमी अच्छी नहीं मिल रही थी, और हमने पहले ही से ही कोर्स में देखा हुआ था कि इस टाइम पे इकोनॉमी के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट कम रखी जाए, और टी बिल्स के अंदर आपको रिटर्न ज्यादा था उस टाइम पे, 20% था, तो ज्यादातर लोग वहां पे पैसे रख रहे थे, तो ओवरऑल अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे थे। जैसे ही हालात थोड़े से बेहतर हुए, सबने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। तो मेरे स्टूडेंट्स में अगर मेजोरिटी अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से इतनी ज्यादा मिस्टेक्स नहीं हो रही। अगर मिस्टेक हो भी रही है तो वो ज्यादातर ये होता है कि जो स्टॉक्स उनको बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, दे डोंट हैव पेशेंस टू होल्ड इट। थोड़ा से अरसे बाद जो है वो मुझे बार बार मैसेज आना शुरू हो जाता है कि हमारी भी मारी जो है ना वो 1400 से 1600 पे चला गया, बेच दे, स्टॉक मार्केट नहीं परफॉर्म की। मैंने कहा क्या बात है, मुझे भी बताओ कि अगर आपके स्टॉक, अगर मारी के अंदर कोई चेंजेस आए हैं, कोई बिजनेस के अंदर कोई फॉल्ट नजर आ रहा है, फिर आप चेंज करो। अब 1600 से उठ के 2000 पे चले गए, फिर से मुझे मैसेज आना शुरू हो गए जी 20%, फिर तकरीबन कितना परसेंटेज होगा, 25% और मारी पर परफॉर्म कर गया, तो आप बेच दें। तो ये सिनेरियो आप देखते देखते आप देख लो कि तकरीबन 3500 के ऊपर जाके मारी तकरीबन क्लोज हुआ, 35 से मेरे ख्याल से थोड़ा सा नीचे क्लोज होके, अब बोनसेस उन्होंने दिए हैं, लेकिन ओवरऑल जब से बोनस अनाउंस भी किया उसके बाद भी 40% मारी और ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है। वो खैर अलग बात है, उसके ऊपर टैक्स, बोनस शेयर्स के ऊपर टैक्स एक अलग 10% की आपकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी, लेकिन तब भी हर एवरी वन वॉज शाउटिंग कि भाई ये तो बोनस की वजह से आपका 10% आपकी वैल्यू गिर जाएगी। लेकिन जैसे अनाउंस हुआ था, आप ये भी तो देखो ना, 40% उसने परफॉर्म किया, उसमें से अगर 10% आपकी वैल्यू कम भी हो जाएगी, दैट इज स्टिल 30%, विच इज अमेजिंग। और पॉइंट ये है कि कंपनी अगर अच्छी है तो आप ये मिस्टेक क्यों करते हो कि उसको बेच दो। अगर आपको, अगर उसमें कुछ सिनेरियो नजर आ रहा है कि बिजनेस चेंज होने वाला है, देन दैट आई थिंक कि थोड़ा सा आपको वहां पे पेशेंस रिक्वायर्ड होता है। दूसरा, अगर आप टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मेरे ख्याल से फराज भाई वुड बी अ बेटर गाइड आपको कर सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी हमने ये देखा है कि प्रॉफिट बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं, ये आपको पता है कॉमन मिस्टेक है। और जो आपका एसएल होता है वो आप जब भी एक पॉइंट पे रखा होता है तो आप बस ये करते हैं कि थोड़ा उसको नीचे कर देते हैं, और आप एसएल को फिर बड़ा जब करते हो तो उसमें ये होता है कि आपके लॉसेस ज्यादा होते हैं और प्रॉफिट्स कम होते हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी है,
अगेन इन्वेस्टमेंट साइकोलॉजी भी होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी होती है, यहाँ पे ही सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। अमार भाई, अभी आपने कुछ फाइनेंशियल रेशोज़ का भी ज़िक्र किया और एक रीसेंट वीडियो में भी आपने एक्सप्लेन किया रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको आप एक एक्सप्लोसिव स्ट्रैटेजी भी कहते हैं। इसको ज़रा एक्सप्लेन कर देते हैं कि कौन-सी बेस्ट रेशोज़ हैं जो कि इन्वेस्टर्स को फॉलो करनी चाहिए टू इवैल्यूएट स्टॉक्स? अच्छा, यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि लोग ये कहते हैं कि आरओआईसी को अगर आप देख लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, तो ये एक सिंगल रेशियो ऐसी है जिसकी बेस के ऊपर आप बहुत अच्छे स्टॉक्स को पिक कर सकते हैं। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन इस तरीके से है कि सिर्फ इस रेशियो को नहीं देखना आपने, इसके अलावा बाकी सारी ग्रोथ फैक्टर्स को देखेंगे आप, स्टेबिलिटी फैक्टर्स होते हैं उनको देखें, जो मैं आपको पूरा बता रहा था कि किस तरीके से सेल्स देखते हो, प्रॉफिट देखते हो, इसमें रेशियोज होती हैं। अब रेशियोज में ग्रोथ की रेशियोज होती हैं कि कंपनी कितनी ग्रोथ कर रही है, स्टेबिलिटी की रेशियोज होती हैं, वो आपने देखनी होती हैं, फिर आपके फ्री कैश फ्लोज होते हैं, वो आपके होते हैं बेसिकली द एक्स्ट्रा कैश दैट इज लेफ्ट आफ्टर यू अप्लाई ऑन द ऑल द कैपिटल एक्सपेंडिचर इन बिजनेस। तो वो जो एक्स्ट्रा कैश बच जाता है उसको फ्री कैश फ्लोज कहते हैं। इसके अलावा इन्वेंट्री की रेशियोज होती हैं, इसके अलावा वैल्यूएशन की रेशियोज होती है। तो ये सारों का कॉम्बिनेशन देख के फिर आपको डिसाइड करना होता है। तो अगर आपकी आरओआईसी एक साल में अच्छी आ रही है, डजंट हैव टू बी कि अगले साल वो भी अच्छी रहेगी। तो ये कहा जाता है कि आपको फ्यूचर आरओआईसी को देखना है, ठीक है। अच्छा, फ्यूचर आरओआईसी को जेन में एक चीज को बिठा लें। ओवरऑल फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है नेट इनकम, ठीक है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका इन्वेस्टेड कैपिटल, और इन्वेस्टेड कैपिटल में आपका कर्जा होता है और आपकी नेट वर्थ ऑफ द कंपनी होती है, ठीक है। ये दो चीज होती है। चलें, ये तो समझ आ गई कि आपकी डेप्ट जो है अगर कंपनी कम कर रही है वो तो अच्छी बात है, हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि डेप्ट आपका स्टेबल है। दूसरे एंड पे दो चीजें रह गई आपकी, एक नेट वर्थ ऑफ द कंपनी और एक प्रॉफिट। अब यहां पे अगले साल अगर आपका प्रॉफिट भी जनरेट हो रहा है और नेटवर्थ ऑफ द कंपनी भी जनरेट हो रही है, तो आपकी आरओआईसी तो स्टेबल रहेगी, लेकिन कोशिश ये होती है कि आपकी जितनी नेटवर्थ ऑफ द कंपनी है उससे ज्यादा आपका नेट प्रॉफिट हो। होगा ये कि अगर एक साल लेट्स सपोज उस इकोनॉमी के तहत जो है अगर उस स्टॉक के ऊपर हिट आ गई है, कोई रॉ मटेरियल उसका महंगा हो गया, तो जाहिर सी बात है उसकी नेट इनकम तो गिरेगी। नेट इनकम गिरेगी तो इसका मतलब है कि अगले साल उसकी आरओआईसी गिर सकती है। सो ये मिसकंसेप्शन हर बंदा जो है जेन में लेके बैठता है कि आरओआईसी अगर अच्छी हो तो फिर ही आपको ये देखना है। तो मैंने उस वीडियो के अंदर भी ये सजेस्ट किया था कि एक्सप्लोसिव स्ट्रैटेजी मैंने अभी आप लोगों को बताई, जो जिस तरीके से मैं देखता हूं, दैट इज वन स्ट्रैटेजी। तो आरओआईसी के साथ आपको आरओई के साथ जो रिटर्न ऑन इक्विटी, ये दो तीन फॉर्मूला जो बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स देखते हैं, इसको तो अगर आपने देखना है तो इसके साथ बाकी रेशियोज को भी आपको देखना पड़ेगा, जो काफी ज्यादा रेशियोज होती हैं। लेकिन आप बिजनेस कर रहे हो, आप एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जितनी ज्यादा रेशियोज को आप अपने पास लिख लोगे, जितनी ज्यादा रेशियोज आपके बिजनेस के तहत पास कर रही हैं, सो उतना ही आपके रिटर्न्स बेहतर होंगे। अमार भाई, जिस तरह आजकल मार्केट्स अच्छी हैं, बहुत सारे न्यूबीज़ भी आ रहे हैं, नए लोग भी आ रहे हैं, अकाउंट्स ओपन कर रहे हैं और पूछते हैं कि मैं कैसे अपनी जो जर्नी है इन्वेस्टिंग की स्टार्ट करूं। तो आपका क्या मशवरा होगा उन न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? हाउ कैन दे स्टार्ट देयर इन्वेस्टिंग जर्नी? अच्छा, मेरी सजेशन तो फिलहाल ये होगी कि यू शुड गेट द नॉलेज। ठीक, पहली बात तो हमेशा ये जेहन में रखें कि नॉलेज लेना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इस आई थिंक इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपके पास पैसा कितना है, वो दैट इज अ लिटिल बिट। मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि मेरे पास सर इतने पैसे हैं तो मैं स्टॉक मार्केट को लर्न करना चाहता हूँ। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट जेहन में रखा हुआ है कि अगर लेट्स सपोज अगर आपके पास 5 लाख रुपए से कम है, अगर आप इन्वेस्टमेंट उससे करना चाहते हो, तो अभी आप स्टॉक मार्केट चाहे बेशक ना सीखो, यू शुड इन्वेस्ट दैट मनी इन म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। आप म्यूचुअल फंड्स वालों को पैसे दे दें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके 5 लाख रुपए से कम है, आप जितना भी उसमें सीख भी लोगे और उस पर अप्लाई भी कर रहे होगे, चाहे टेक्निकल स्किल लगाएं या फंडामेंटल्स लगाएं, तो आप अपना एक टाइम दे रहे हो, ठीक है। तो टाइम इज मनी। तो टाइम जो आप उस पर दे के, लेट्स सपोज अगर आपका स्टॉक मार्केट का रिटर्न अगले साल 20% रहता है, तो 5 लाख के ऊपर 20% आपका तकरीबन 2 लाख रुपए बनता है, 7 लाख रुपए बन जाएगा टोटल। तो वो जो 2 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट की, अगर आप उसको 12 महीने से डिवाइड करेंगे तो ये तकरीबन 15,000 18,000 रुपए बनते हैं। अगर यू आर अ यंगस्टर और आप 15,000 पे पर महीना किसी और एजुकेशन के तहत लेके तो अपना टाइम लगा रहे हो, इससे बेहतर यह है कि आप एक और स्किल सीखो, ठीक है, उसको सीख के वहां से पैसा ज्यादा जनरेट करें और म्यूचुअल फंड्स को पैसा ज्यादा दो, ताकि आपकी अर्निंग साथ साथ ग्रो कर जाए।
अब जैसे ही 5 लाख रुपए से ज्यादा आपके पास पैसे आना शुरू हो जाए, देन यू शुड अप्लाई योर नॉलेज, ठीक है। अब आप क्या करो कि नॉलेज लेने के लिए आए, चाहे हम सरमाया की जैसे ट्रेनिंग्स हम देते हैं, फंडामेंटल्स कैपिटल मार्केट में ट्रेन करता हूँ, फंडामेंटल्स फॉरेक्स मार्केट ट्रेन करता हूँ, आप वो भी ले सकते हो। अगर आपने वो ट्रेनिंग्स अगर आपको एक्सपेंसिव लगती हैं, दैट्स ओके। आप सरमाया के हमारे बाकी भी चैनल्स हैं, इवन के खिजर भाई ने भी काफी ज्यादा अपने यहाँ पे सेक्टर के एक्सपर्ट्स यहाँ एज अ गेस्ट आते हैं, आप उनकी भी पॉडकास्ट वगैरह को देखो, तो ओवरऑल देर इज मल्टीपल नॉलेज दे आउट देयर जिसको आप यूज कर सकते हो, और उसके तहत आप यूज करके अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करें। और जब जर्नी को स्टार्ट करोगे, देन यू विल सी कि उसमें कुछ मिस्टेक्स भी होंगी, मिस्टेक्स को ओवरकम करना है, मिस्टेक्स से घबराना नहीं है, ठीक है। ये नहीं होना कि भाई एक स्टॉक नीचे आ गया आप निकल जाओ, उसके पीछे देखें कि क्या रीजन है। अगर ट्रेनिंग ले सकते हैं तो मेरे स्टूडेंट्स ने पिछले 1-1.5 साल के अंदर अराउंड 130% परफॉर्म किया अगेंस्ट द मार्केट, जिसने 90% परफॉर्म किया। सो ओवरऑल आप दे सकते हैं कि अगर दे आर बीटिंग द मार्केट, सो दिस मीन्स कि जो स्टॉक की सिलेक्शन है उन्होंने सीख ली है सही तरीके से कि दीज आर द क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द बेस्ट कंपनीज, और उसके तहत दे आर नॉट स्केर्ड, दे आर नॉट, उनको परवाह इसका मसला नहीं होता कि स्टॉक मार्केट नीचे भी आएगी, तो दे नो कि ये कंपनीज अच्छी हैं तो इस पे इन्वेस्टमेंट करके रखें। सो दिस इज व्हाट आई सजेस्ट टू न्यूबीज। अमर भाई, अगर आज मेरे पास 1 मिलियन रुपीस हैं और मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, सो हाउ शुड आई इन्वेस्ट? कितना गोल्ड ले लेना चाहिए, कितने डॉलर्स ले लेने चाहिए, कितने का मुझे स्टॉक्स लेने चाहिए क्रिप्टो में या म्यूचुअल फंड में? सो हाउ शुड आई एलोकेट दैट 1 मिलियन? अच्छा, राइट नाउ डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और अगर 1 साल को मैं पीछे रिवर्स करके देखूं तो एक बहुत बड़ा एक ग्लोबल इवेंट हुआ है, जो कि अभी मेरे ख्याल से इस इन द टाइम में वो चल रहा है, दैट इज कि 30 इयर्स का जो है पेट्रो डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट था अमेरिका का सऊदी अरब के साथ, वो 30 इयर्स का तकरीबन इस पिछले साल कंप्लीट हो गया था। अभी भी उसकी बातें वगैरह चल रही हैं, लेकिन ओवरऑल जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो डॉलर की जो पावर है वो काफी हद तक कम हुई है, और गोल्ड बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा है। सो ओवरऑल गोल्ड की जो परफॉर्मेंस है, ऑल्दो गोल्ड मैंने भी अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, मैंने स्टूडेंट्स को भी सजेस्ट किया था कि आप रख सकते हो, लेकिन दिस इवेंट जैसे हुआ तो मैंने थोड़ा सा ये कहा था कि अब आपके पास गोल्ड कम से कम थोड़ा बहुत होना चाहिए, ठीक है। सो अगर करंट सिनेरियो को देखा जाए तो मेरे ख्याल से आई कैन गो विद 60 to 70% इन स्टॉक मार्केट, और फिर आप 10% मैक्सिमम, 10 to 15% इन टी बिल्स, और 15% आपका गोल्ड के अंदर। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी गुड सिनेरियो। अच्छा, इसमें अगर आप टी बिल्स में नहीं जाना चाह रहे हो, 5% टी बिल्स में कर लें, 10% आप क्रिप्टो में कर लें। सो इस तरीके से यू कैन मैनेज योर अकाउंट। अगर आप इन शॉर्ट में कह सकता हूँ कि 60% आप कह लो स्टॉक मार्केट के अंदर, 10% आप क्रिप्टो में कर लें, 10% आपका आपका टी बिल्स आ गया, और 10% आपका गोल्ड। चूंकि क्रिप्टो का भी अगर आप साइकिल देखोगे तो मैंने ये मेंशन किया हुआ कई वीडियोस के अंदर कि मई 2025 तक जो है आपका बुल साइकिल का एक रन बनता है, वो अभी तक है, ठीक है। तो यू कैन इन्वेस्ट योर मनी इन क्रिप्टो, और मैंने जब सजेस्ट किया था उस टाइम पे 16,000 का बिटकॉइन था, मैंने तब भी सजेस्ट किया था, फिर बिटकॉइन ऊपर गया था और दोबारा नीचे आया था, मैंने 32,000 पे भी कॉल दी थी कि अभी भी आप इसको बाय कर सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन दैट अभी तक साइकिल बरकरार है, एंड आई थिंक मई 2025 तक, जून 2025 तक ये साइकिल चलता रहेगा आपका। बिल्कुल, थैंक यू। अमार भाई, ये क्रिप्टो वाला मशवरा तो स्पेशली मेरे लिए है क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ एंड आई कैन बाय इजीली क्रिप्टो एंड सेल। पाकिस्तान में तो शायद अलाउ नहीं है, तो आई विल टेक इट दिस वन फॉर मी। अच्छा अमार भाई, अभी अगर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो आपको कौन से जो सेक्टर है राइट नाउ वो प्रॉमिसिंग लग रहे हैं फॉर इन्वेस्टिंग? अच्छा, राइट नाउ आई थिंक के ओवरऑल आप डिफेंसिव सेक्टर से अब आपके सिक्लिकल सेक्टर्स का टाइम आ रहा है, क्योंकि ये वो टाइम आता है जब आपके इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल मैंने भी काफी स्टूडेंट्स मेरे उनको भी सजेस्ट किया था कि आप अभी भी डिफेंसिव सेक्टर से शिफ्ट हो सकते हो सिक्लिकल की तरफ, लेकिन डिफेंसिव सेक्टर्स में कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस लग रही है कि अभी भी शायद सही रहे। उसमें से बैंक्स अभी भी काफी हद तक बेहतर हैं, क्योंकि अगर आप देखो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर है, थोड़े से नीचे आए हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से वैसे उनको एक लिमिटेशन भी आ रही है कि आपने अपने लोन्स अपने कंपनीज को देने हैं, इसको कहते हैं एडीआर, ठीक है, एडवांस डिपॉजिट रेशियो, कि आपने वो बढ़ानी है, यानी कि आपने कंपनीज को लोन देने हैं, आप सीधा टी बिल्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, सिंपल।
तो वो भी एक हिट आ रही है बैंक्स को। वो चाहेंगे कि किसी तरीके से हम कंपनीज को लोन ज्यादा दें, तो उससे थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी इस तरह से हिट हो सकती है कि आपके अभी भी टी बिल्स वगैरह पे अच्छा रेट मिल रहा था। तो बैंक्स फिलहाल अच्छी हैं, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा सा ड्रॉबैक है। सो बैंक्स इज गुड। फर्टिलाइजर बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ओवरऑल एग्रीकल्चर में अगर आप देखो, सो आपका पाकिस्तान के इस सेक्टर को बहुत बेनिफिट दिया जाता है। और द ई फर्टिलाइजर की गैस की प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ा दी गई हैं। एफएफसी मुझे काफी 6-7 महीने से बहुत जबरदस्त लग रहा है कि उसकी गैस की प्राइसेस अभी नहीं बढ़ाई हैं। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड स्टॉक, वेरी गुड कंपनी, बहुत जबरदस्त परफॉर्म करी है। सो फर्टिलाइजर सेक्टर इज माय सेकंड सेक्टर। पहले पावर सेक्टर था, लेकिन अब पावर सेक्टर से मैं थोड़ा सा हट रहा हूँ, क्योंकि और बहुत जबरदस्त उसने रन दे दिया है, काफी जबरदस्त उसने डिविडेंड्स वगैरह भी दे दिए हैं। सो ये इसको सेक्टर को मैं शायद मैं इस टाइम इंक्लूड नहीं करूंगा। लेकिन थर्ड वन वुड बी ऑटो। ठीक है, ऑटो में काफी हद तक साजगार मेरे कई स्टूडेंट्स ने रखा हुआ था। आई डोंट नो, बल्कि मैंने काफी स्टूडेंट्स को सजेस्ट किया था कि आप साजगार लो, और बहुत अर्ली पिक किया था हमने। 100 पे भी खरीदा था लोगों ने, 200 300 पे भी खरीदा था, अब तो 1000 प्लस हो गया। अच्छा, सो दैट इज माय थर्ड ऑटो सेक्टर। फोर्थ वन विल बी करंटली सीमेंट्स। स्टील को भी कर सकते हैं, स्टील में थोड़े से एक दो चीजें नेगेटिव आई हुई हैं, लेकिन सीमेंट एंड स्टील कैन बी गुड गिवन, ऑल्दो इसमें रियल एस्टेट का थोड़ा सा हिट डिमांड की तरफ से आ रहा है। लेकिन आई थिंक कि जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट कम होंगे, थोड़ा सा लोग घर बनाने की तरफ आएंगे, और जब घर बनाने की तरफ आएंगे तो आपकी सीमेंट्स वगैरह भी सेल होगी। सो दीज आर सम सेक्टर्स जो मुझे लगते हैं कि आगे आने वाले टाइम में भी कैन बी बेनिफिशियल। अमर भाई, आपका थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड भी है, आपने इन्वेस्टोजिनी पे भी काम किया था, ये बॉट्स एल्गो वगैरह पे भी काम किया हुआ, तो आपको किस तरह लगता है कि ये जो एआई है या ऑटोमेशन है, ये पाकिस्तान में जो इन्वेस्टिंग का फ्यूचर है, इसको हाउ कैन इट शेप आवर इन्वेस्टिंग लैंडस्केप इन पाकिस्तान? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज गोना चेंज द वर्ल्ड, और करंटली भी इट इज चेंजिंग द वर्ल्ड। अगर आप ओवरऑल देखें तो मेरा मॉडल भी एक टाइप का बॉट ही है, लेकिन उसको मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कहूंगा। सो व्हाट आई डू इज कि मैं आई टेक 5000 कंपनीज, यानी अमेरिका की 5000 कंपनीज देता हूँ, पाकिस्तान की 500 कंपनीज हैं, इवन जो S&P 500 चले वो नैसडैक को उसकी सारी इंक्लूड कर ली, इंडिया की भी कंपनीज, सारों को इस एक एल्गोरिदम से रन करता हूँ। और वो एल्गोरिदम क्या करता है कि मुझे बेस्ट बिजनेसेस पिक करके देता है, डिपेंडिंग ऑन ऑल दोज रेशियोज जो मैंने इन्वेस्टोजिनी में यूज की थी, वही रेशियो जो मैंने अभी थोड़ा पहले एक्सप्लेन की कि ये चीजें मैं देखता हूँ, और वो मुझे बेस्ट कंपनीज पिक करके देता है। तो आप ओवरऑल देखो कि मेरे एफर्ट कितनी कम हो गई। एक ऐसा बॉट है, एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि मुझे खुद से बता रहा है कि यार ये कंपनीज अच्छी हैं, डिपेंडिंग ऑन माई क्राइटेरिया। तो आप, अगर आप खिजर भाई हैं, मतलब खुद से जो है आप एक एनालिसिस करना चाहते हो कि भाई मुझे तो ऐसी कंपनी चाहिए, मुझे 20% जो है रेवेन्यू मॉडल चाहिए, रेवेन्यू ज्यादा 20% इंक्रीज करना चाहिए, तो आपका मॉडल डिफरेंट है, मेरा 15% वाला है। सो आप अपने क्राइटेरिया के मुताबिक भी उस बॉट को बना सकते हो। और आगे आने वाले वक्त के अंदर इवन आप देखो, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली जैसे बड़ी जो बैंक्स हैं, वो अपनी वर्कफोर्स को कम कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा यूज कर रहे हैं। सो वो इस टाइम पे मैथमेटिक्स जो मेजर वाले हैं या इकोनॉमिक्स मेजर वाले हैं, उनको ज्यादा हायर कर रहे हैं रेदर देन फाइनेंस के लोग। क्योंकि जाहिर सी बात है, फाइनेंस की सारी चीजें आपने अगर बोर्ड को दे दी कि बोर्ड तुम रिकग्नाइज करो, तो पीछे रह जाता है मैथमेटिशियंस जो कि उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, इकोनॉमी के तहत उसके पैरामीटर्स को चेंज कर देंगे, भाई कि इस टाइम पे ये पैरामीटर चेंज होने वाले हैं। अगर इसको अप्लाई करें आप, तो आपका जो एफर्ट है वो बहुत कम हो जाता है और रिजल्ट आपका बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है। यही चीज मैंने इन्वेस्टोजिनी मॉडल जो स्टॉक्स के लिए अप्लाई किया, और यही चीज मैंने फॉरेक्स का मॉडल जो मैंने रिसेंटली जो कोर्स लॉन्च किया उसके अंदर भी अप्लाई किया। तो सिमिलरली करेंसीज के बिहेवियर भी मुझे नजर आए हैं कि जहां जहां पे मैं जिन करेंसीज को प्रिडिक्ट करता हूं कि आने वाले एक मंथ के अंदर ये करेंसी ज्यादा अच्छी परफॉर्म करेगी, वो वाकई में परफॉर्म कर जाती है। क्योंकि बैक एंड पे मैं इंसान होने के तहत 400 इंडिकेटर्स को हर वीक नहीं देख सकता, लेकिन मेरा बॉट देख सकता है। सो ये दिस इज हाउ यू कैन यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर योर डिसीजन मेकिंग। अमार भाई, मैं तो पाकिस्तान प्रोफाइल को फॉलो करता था एंड आई इन्वेस्टेड अ लॉट ड्यूरिंग द बस्ट फेज। जब हम ट्विटर स्पेसेस भी करते थे, तो दैट टाइम आई हैवीली इन्वेस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। उसके बाद जब से मार्केट ने एक अच्छा रन दिया, सिंस देन आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन यूएस मार्केट्स। वहाँ भी इन्वेस्ट किया है, क्रिप्टो में भी डालता रहा हूँ अभी। सो
अभी आपका व्यू क्या है अबाउट यूएस मार्केट्स? वहाँ पे भी इंटरेस्ट रेट कम हुआ है 50 पॉइंट्स पिछले हफ्ते। सो आपकी इंटरेस्ट रेट की जो एक ट्रेजेक्ट्री देख रहे हैं वो किस तरह देख रहे हैं? क्वांटिटेटिव ईजिंग को किस तरह देख रहे हैं? तो ओवरऑल आपका यूएस मार्केट्स के बारे में क्या व्यू है? अच्छा, सो इस पे भी मैंने एक सरमाया के ऊपर वीडियो रिलीज की थी आज से 1.5 महीना पहले, एंड विद द नेम ऑफ स्टॉक मार्केट शॉकिंग अनाउंसमेंट। सो वो आप वीडियो, एनीवन वांट्स टू वॉच दैट वीडियो, वो आप स्पेशली जाके देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने पूरी हिस्ट्री बताई है यूएस की मार्केट को कि किस बेस के ऊपर चलती है। ठीक है, सो पहली बात यह है कि वहां पे हुआ ये था कि आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट यूएस की बड़ी तेजी से नीचे गिरी थी और फिर एकदम से रिकवर भी की थी। अच्छा, जो एक बहुत तेजी से जो मार्केट नीचे गिरी थी, दैट वाज बिकॉज के इंटरेस्ट रेट अमेरिका के बहुत कंसेक्यूटिवली बहुत तेजी से ऊपर जा रहे थे, और इन्फ्लेशन आपकी जो थी, जो हमने 6 फैक्टर्स पढ़े, वही 6 फैक्टर्स अगर अमेरिका के देखे जाए, इन्फ्लेशन आपकी बहुत अच्छे रेट पे आ चुकी हुई थी। उसके तहत जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, उसका जो चेयरमैन है पॉवेल है, उनको ये अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए थी कि हमने इंटरेस्ट रेट को कम कर रहा है। सो अगस्त की जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने आते साथ ही एक शॉकिंग सी अनाउंसमेंट कर दी कि जी हम अभी इंटरेस्ट रेट कम नहीं करें, ऑल्दो ये एक बहुत शॉकिंग डिसीजन नहीं था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने अगला लफ्ज बोला कि हम अभी ये सोच भी नहीं रहे कि हमने ये करना है। सो जब उन्होंने ये चीज बात की ना, तो मार्केट का रिस्पांस बड़ा तेजी से नीचे वाली साइड पे आया। सो ये चीज को कंसिडर करना चाहिए कि जो फेडरल रिजर्व बैंक की जो अनाउंसमेंट होती है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने उसी टाइम ये अनाउंस किया, वीडियो में रिलीज किया था कि ये अनाउंसमेंट के तहत मार्केट नीचे आई है, लेकिन पॉवेल को क्या करना चाहिए कि अगली वाली अनाउंसमेंट में फौरी तौर पे अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, या कम से कम इंडिकेशन देनी चाहिए कि हम इंटरेस्ट रेट को नीचे करेंगे। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अगर 2-3 दिन पिछले वीक के अंदर फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका ने 50 बेस पॉइंट्स को कट कर दिया है। ऑल्दो 25 बेस पॉइंट वाज एक्सपेक्टेड कि कम इतना से स्टार्ट करेंगे, 50 बेस पॉइंट जैसे ही कट किया तो मार्केट का बड़ा तेजी से रिस्पॉन्स आया, और S&P 500 अगर आप अभी देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे जा चुकी है। सो उस वीडियो के अंदर मैंने यही मेंशन किया था कि अगर आप फौरी तौर पे अनाउंसमेंट कर देंगे, उसके साथ गिवन गिवन के आपके लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो आपके इकोनॉमी को बता रहे होते हैं कि आपके कहां पे इकोनॉमी जाएगी। सो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अगर आपके साथ साथ ऊपर जाएंगे तो आपकी स्टॉक मार्केट ऊपर जाती ही जाएगी। ठीक है, ये नहीं रुकेगी। तीसरी चीज होती है दैट इज रिसेशन। सो रिसेशन बेसिकली कहा यह जाता है कि आपके जीडीपी के जो कंसेक्यूटिवली 2 क्वार्टर्स होते हैं वो अगर नेगेटिव आ जाएं तो दिस मींस यू आर गोइंग इन अ रिसेशन। अच्छा, अगर एक कंट्री जो है रिसेशन में नहीं जाती, जाते जाते बच जाती है, तो उसको कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग। सो इस टाइम पे ये बात हो रही है कि आपके जो यूएसए है वो सॉफ्ट लैंडिंग के ऊपर आएगा। ठीक है, और आपके जो है इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो आपकी मार्केट परफॉर्म करेगी। अगर ये सारी तीनों चीजें हो गई, सॉफ्ट लैंडिंग भी रही, आपके लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी साथ साथ ऊपर जाना शुरू हो गए, इंटरेस्ट रेट तो पहले से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, सो इंटरेस्ट रेट आर एक्सपेक्टेड कि इस साल के एंड तक तकरीबन ये 175 बेस पॉइंट या कम से कम 150 बेस पॉइंट की प्रिडिक्शन है कि इतनी नीचे करेंगे। ऑलरेडी 50 बेस पॉइंट हो गया, आई थिंक, सॉरी 115 नॉट 150, 115 बेस पॉइंट के पास एक्सपेक्टेड था, तो 50 बेस पॉइंट तो ऑलरेडी हो चुका है। सो दिस मींस के अभी इंटरेस्ट रेट मजीद नीचे आएंगे, इकोनॉमी उनकी सही है, लेकिन कंडीशन इज कि दो चीजें होनी चाहिए, सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए और आपके लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स नीचे ऊपर जाने चाहिए, तो आपकी स्टॉक मार्केट आप देखेंगे बहुत तेजी से परफॉर्म करेगी। अमार भाई, आपने सिस्टम लिमिटेड की बात की थोड़ी देर पहले, एंड मैंने भी ये क्वेश्चन पूछा था मेरी प्रीवियस जो डिस्कशन थी उसमें। आई आई थिंक अली नवाज साहब से मैंने ये पूछा था कि सिस्टम लिमिटेड अच्छी कंपनी है, आपने जैसे बताया कि कैश फ्लो की वजह से उसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो इस तरह की सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? अपॉर्चुनिटी कास्ट भी है, हमें वो बेच देना चाहिए स्टॉक इस तरह का जो लॉन्ग टर्म लोग हैं, या रखना चाहिए अगर कोई परफॉर्म ही नहीं कर रहा तो? अच्छा, यहाँ पे एक चीज अगेन मद्देनजर ये रखने वाली होती है कि प्रॉफिट से जो मैंने कैश की बात की थी, दिस इज अगेन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और मैं सबसे पहले ज्यादातर कंपनीज को यही देखता हूँ कि कैश भी जनरेट हो रहा है कि नहीं। ऑल्दो इफ आई डोंट रिमेंबर कि मैंने बैच 3 या 4 ऑनवर्ड्स ये कहना शुरू कर दिया था कि सिस्टम्स का कैश जो है ना स्टक हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल कंपनी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उन्होंने ऑफिस वगैरह भी बाहर खोले हैं, ठीक है, वो सारा कुछ किया उन्होंने,
क्लाइंट से इनको ना भी उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन उनके लिए इजी कर दी है कि चलो आप कुछ अरसे बाद हमें पैसे दे देना। जब कुछ अरसे बाद अगर पैसे मिलेंगे तो जाहिर सी बात है कैश आपको बाद में आएगा, प्रॉफिट तो आप जनरेट कर रहे हो। सो हमेशा हिस्टोरिकली सिर्फ सिस्टम्स की बात नहीं है, किसी भी कंपनी को आप उठाओगे, इवन आप लक्की सीमेंट को उठा लें, जब लक्की सीमेंट भी एक्सपेंशन कर रहा था तो उसका भी कैश इस्तेमाल हो रहा था। तो जब कैश इस्तेमाल होता है तो आप देखते हैं कि वो कंपनी उन उन सालों के अंदर एक साल 1.5 साल नहीं परफॉर्म करती। सो इफ यू आर एन इन्वेस्टर जो कि आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हो, आप तो आपको इतना इशू नहीं है कि 1-1.5 साल के लिए अगर कंपनी नहीं परफॉर्म करेगी तो कोई बात नहीं है, देन आई विल सजेस्ट कि यू कैन स्टिक विद सिस्टम्स। लेकिन मैं अगर फॉर 6 मंथ्स या 1 साल के लिए, जैसे मैं क्वार्टरली कंपनीज में शिफ्टिंग करता हूँ, तो अगर मुझे ऐसी कंपनीज नजर आ रही है जिनका कैश फ्लो स्टक होना शुरू हो जाए तो मैं उसको पोर्टफोलियो से निकाल देता हूँ। मुझे ये नहीं होता कि अगर वो कंपनी लेट्स सपोज 10% माइनस भी हो गई, सो मुझे ये इशू नहीं है कि यार मेरा पोर्टफोलियो नेगेटिव हो गया, क्योंकि अगर वो पोर्टफोलियो नेगेटिव हो रहा है और उसके कैश फ्लोस अभी भी स्टक है तो उसका मतलब है कि नेक्स्ट क्वार्टर भी शायद ना परफॉर्म करे, पॉसिबिलिटी तो यही बनती है। तो अगर उस सिचुएशन के अंदर मुझे नजर आ रहा है कि यार एक और ऐसी कंपनी है जिसकी अर्निंग्स भी ग्रो की हैं, कैश फ्लोस भी इंक्रीज किए हैं, तो मैं उसमें शिफ्ट हो जाता हूँ। ठीक है, और अगर जब सिस्टम्स में दोबारा से कैश आना शुरू हो जाए, और गिवन के मेरे ऐसा एक स्टॉक के अंदर पोर्टफोलियो के अंदर एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर थोड़ी सी मसला आने शुरू हो जाए, तो देन अगेन आई कैन शिफ्ट टूवर्ड्स सिस्टम्स अगेन। इससे होगा क्या कि मेरा ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है बड़ी तेजी से शार्पली इंक्रीज जाता जाता है। सो दिस इज व्हाट आई कैन सजेस्ट। अमार भाई, जो हमने यूएस में इन्वेस्ट किया हुआ हुआ है तो अक्सर वो ईमेल आती है कि मुझे डिविडेंड मिला है, सो वो री इन्वेस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि डिविडेंड ब्रोकर के पास आता है और वो डायरेक्टली वहाँ पे ही री इन्वेस्ट हो जाता है। सो पाकिस्तान में डिविडेंड नॉर्मली कैश आता है, अब आपके बैंक अकाउंट में आता है, तो सम टाइम जो डिसिप्लिन लोग हैं वो तो री इन्वेस्ट कर देंगे, जो दूसरे लोग होंगे वो मे बी यूज़ कर लें या ऐसे ही पड़ा रहे। तो आपके ख्याल में क्या स्ट्रेटजी बेटर है? जो ईटीएफ वगैरह कंपाउंड करते हैं डिविडेंड्स को, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, या कि डिविडेंड को डायरेक्टली रिसीव कर लेना चाहिए आफ्टर बाइंग स्टॉक्स डायरेक्टली? अच्छा, मेरी जो स्ट्रेटेजी है, मैं तो डिविडेंड को री इन्वेस्ट करता हूँ। सो उसका फायदा ये होता है कि जो आपको एक्स्ट्रा पैसा आया होता है वो आप री इन्वेस्ट करें इन योर पोर्टफोलियो, ताकि आपको गेन ज्यादा हो। और पाकिस्तान इट्स इज अ स्पेक्टेकुलर कंट्री इन अ वे कि डिविडेंड यहाँ पे बहुत ज्यादा दिए जाते हैं। सो ओवरऑल अगर अमेरिका को देखा जाए तो रफली 1% की शायद मैक्सिमम एवरेज होगी कि ओवरऑल कंपनीज इतना प्रॉफिट इतना आपको डिविडेंड देती है साल का। पाकिस्तान में दिस नंबर इज फार अबव इस 8%, 10%, इवन आप देखें तो पावर सेक्टर 20% के आपको दिए, इवन 100% पे भी किसी सिचुएशन में मिले हमें डिविडेंड्स। सो यहाँ पे अगर आपको डिविडेंड्स मिल रहे हैं तो यू शुड री इन्वेस्ट इन योर पोर्टफोलियो। अच्छा, अमेरिका में भी अगर कहीं भी अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर डिविडेंड री इन्वेस्ट हो रहा है, या पाकिस्तान में भी अगर आपको ईटीएफ ऐसे नजर आते हैं, सो देर इज कंडीशन ओवर देयर कि अगर आपको एक ईटीएफ आप जब लेते हो उसको, तो उसका प्रोस्पेक्टस पहले से पढ़ लें कि वहां पे उनका जो रूल है वो क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है। इफ दे आर री इन्वेस्टिंग योर डिविडेंड्स, फिर तो उस सोच को आपको पहले अपने आप पे फोकस करना चाहिए कि मैं डिविडेंड को री इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो फिर आप ईटीएफ में करें। ठीक है, उससे बेनिफिट ये होगा कि डिविडेंड जब आपका री इन्वेस्ट होगा तो आपका ईटीएफ उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छे होने के चांसेस हैं एज कंपेयर टू दैट ईटीएफ जो कि आपको डिविडेंड दे रहा है। ठीक है, सो डिविडेंड आपको मिल तो जाता है, कैश तो मिल जाता है, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो गेन होता है वो नहीं होता। दूसरे एंड पे मुझसे बहुत ज्यादा लोग क्वेश्चन करते हैं कि फिर प्रॉफिट कब बनाए, तो प्रॉफिट कब लें, तो उसमें ये सजेस्ट मैं करता हूं कि ओवरऑल लेट योर पोर्टफोलियो ग्रो। ठीक है, आपको जब एक तो इमरजेंसी जरूरत पड़ेगी तब तो आप ले सकते हो, तो आपका जब पोर्टफोलियो ग्रो होता जा रहा है 3 साल 5 साल आपको जरूरत नहीं पड़ी, तो आपका एक्सपोनेंशियली वो ग्रो करेगा, तो तब आप इमरजेंसी है तब ले लो पैसे। या फिर आप अपने लिए एक टारगेट बनाओ, लेट्स सपोज कि अगर आपका पोर्टफोलियो 100% चला गया, ठीक है, फिर आपने कोई भी चीज सोची हुई, यार मैंने गाड़ी लेनी है या बाइक लेनी है, मैंने घर बनाना है, तो उस 100% का ना आपने 20% आपने प्रॉफिट लेना है, या मैक्सिमम 30% तक आप ले लो, एंड री इन्वेस्ट दैट 70% बैक इन योर स्टॉक्स। क्योंकि उससे ये फायदा होता है कि एक तो नंबर वन आपका टारगेट अचीव हो गया, ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया, आपने जो पैसा खर्च करना था, और दूसरा री इन्वेस्टमेंट भी हो गई। इसके बावजूद इसके अलावा अगर आप ये कर दो, मतलब इसके कंपैरेटिवली अगर आप ये करें कि बार बार आप पैसे लोगे तो आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो नहीं करेगा, और आप जो है सिर्फ अपने पैसे लग्जरी वगैरह चीजों में ही
यूज करते रहेंगे, और ये दैट इज डेविस्टेटिंग फॉर योर फ्यूचर पैसिव इनकम. सो कोशिश ये करें कि एक ऑब्जेक्टिव सेट करें एंड डिविडेंड को री इन्वेस्ट करें. थैंक यू वेरी मच अमार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया. चलें, थैंक यू सो मच खिजर भाई, एंड थैंक यू so much for the audience for your time.